जी साहब को अर्थ साइंस में भेजने पर हम लोग क्यों उनका अवमूल्यन मान रहे हैं? मैं तो मान रहा हूं कि उनके काबिलियत का उपयोग नहीं हो पा रहा था एज ए विधि मंत्री। और अब देखिए, साइंस तो बहुत कठिन विषय है। मैं तो विद्यार्थी रहा हूं, साइंस मुझे जब तो मुझे मैं उस विद्वान और बृहस्पति का अवतार मानता था, जो सेमेस्ट्री कर रहा हो, मैं सेमेस्ट्री कर रहा हो। अब इनको साइंस और साइंस विषय दिया गया है, तो यह इनकी विद्वत्ता का बेहतर उपयोग है। आप याद कीजिए, आप 2000 जब ये मैं 2004, हाँ 2004 में जब थे लोकसभा में, तो इनको विपक्ष के 5 महत्वपूर्ण माने योग्य सांसदों में से एक माना गया था। बड़ा काबिल सांसद इनके रूप में इनको मान्यता दी गई थी। और उस 5 में आडवाणी साहब भी शामिल थे, जिसमें किरण रिजिजू साहब थे। अब विधि मंत्रालय में इनके पास कोई बहुत काम तो था नहीं। इतना विद्वान आदमी, काबिल आदमी, इनको इतना चुनौतीपूर्ण विभाग दिया गया है, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है वो। साइंस, अर्थ साइंस कौन पढ़ता है? जो काबिलियत जिसके पास होगी। अब आप कहेंगे प्रशांत टंडन जी से पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस के आदमी, पत्रकारिता पढ़ने वाले आदमी को आप साइंस पढ़ाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यह उनको बेहतर काम दिया गया, उनकी योग्यता का बेहतर उपयोग है। और एक आ गया कि एक ऐसा विषय जो बहुत छूटा हुआ, सोचिए अर्थ साइंस मंत्रालय किसके पास रहा है एनडीए सरकार में? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब के पास था ये मंत्रालय, और ऐसे व्यक्ति के पास ये मंत्रालय दिया गया। तो यह उनके कद के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार एक अच्छा मंत्रालय उनको दिया गया है। और एक जहाँ पे अब यहाँ विधि मंत्रालय में जब जिस मंत्रालय को रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति के योग्य नहीं पाया गया, और वहां किरण रिजिजू जैसा विद्वान आदमी, हर विषय पर जो व्यक्ति बोलता हो, देश में जो कोई भी घटना चल रही हो उसके बारे में उनको जानकारी है, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश के बारे में उनको टिप्पणी करने का अधिकार है। तो इतनी सलाहियत का आदमी केवल एक सामान्य से मंत्रालय में पड़ा रहे, तो यह तो मेधा का अवमूल्यन है। इसलिए यह पहले तो यह बात हम लोग न करें कि उनका अवमूल्यन हुआ है। बहुत ढंग के विभाग में भेजे गए हैं, वो बहुत पराक्रम उनके पास है वहां दिखाने के लिए, और लगता है कि उस मंत्रालय को वो रिच करेंगे, उनको वहां भेज। और जिनको लाया गया है, आप सोचिए आप कि अर्जुन मेघवाल साहब को, अग्रवाल साहब ने कहा कि उन्होंने संसद के कार्रवाई देखते हुए केवल एक ही दृश्य उनको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे बैठ के मेज थपथपाना, ये अग्रवाल साहब ने कहा। और यह पूरा देश इसी बात को देखा है, प्रेस गैलरी में बैठ करके हमने भी यही देखा है। तो अब माने अगर इस व्यक्ति के लायक विधि मंत्रालय है, तो फिर किरण रिजिजू जैसा विद्वान आदमी को वहां रख के क्या करते? तो 2 साल नष्ट अपव्यय हुआ, मानव संसाधन का दुरुपयोग हुआ है ऐसे काबिल आदमी को विधि मंत्रालय में रख करके। और इतना प्रेस्टिजियस मंत्रालय जो उपक्षित पड़ा हुआ था, ये तो बहुत उनके योग्यता का मूल्यांकन है, और सही जगह उनको भेजा गया है। अध्ययन अध्यापन करेंगे, कठिन विषय है वो, हम आप नहीं कर सकते उसको, हम तो कभी पढ़े ही नहीं साइंस। तो दूसरी चीज कि अब आपका विषय यह है कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, तो सबको दिख रहा है सरकारें हारती हैं, लोग सरकारों के कामकाज को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक के भाजपा सरकार को लोगों ने हटाया है, यह एक जनाक्रोश है। लोगों 70% से ज्यादा संख्या में निकल करके मतदान किया और इस सरकार को बुरी तरह हराया। अगर भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु होने के रास्ते पर निकले हुए हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार 30 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जमानत गंवा दें, इसका मतलब आप कर सकते हैं। और ये जनाक्रोश क्यों हुआ? हम और आप सरकारों का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं? उनके कामकाज के आधार पर, उन्होंने किया क्या। और अगर आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है और आप कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थे, तो निश्चित रूप से आपकी जमीन खिसकेगी ही खिसकेगी। और ऐसा नहीं कि कर्नाटक के एक वर्ग, एक समुदाय, एक इलाके और एक क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, माने भारतीय जनसंघ के जमाने से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पैठ थी, कोस्टल कर्नाटका में, वहां बीजेपी हार गई। वहां उसके सदस्य संख्या कम हो गई और वहां पर लोगों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को जिता दिया। तो यानी कि जो प्रयोग आप कर रहे थे, उस प्रयोग को लोगों ने खारिज कर दिया। जो गवर्नेंस आपका था, उसको लोगों ने स्वीकार कर दिया।
और सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों को लोग लेकर के लोगों के सामने आए, लोग उन मुद्दों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल है कि जो यहां के संकेत मिल रहे हैं वो आगे क्या होगा। आप कोई राज्य बताइए ना, आज की स्थिति है कि 7 या 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सत्ता में है, बाकी सब जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, डर भय, पता नहीं क्या क्या करके सरकारें बनी हुई हैं। तो कहां आप? और आप सोचिए कि आप दक्षिण में कहीं नहीं है, पूरा का पूरा इस देश का एक हिस्सा आपके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, और वहां अन्य किसी राज्य में आप घुस भी पाएंगे इसका कोई संकेत नहीं दिखाई पड़ता। पूरब में आप है नहीं, न बंगाल में आप हैं, न आप उड़ीसा में हैं, न झारखंड में हैं, न बिहार में हैं, तो वहां भी आपकी स्थिति वही है। पश्चिम में गुजरात को छोड़ दीजिए तो वहां भी आप कहीं नहीं है। ये कुल मिलाकर के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में आपकी मजबूत स्थिति है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और मध्य प्रदेश में आप मजबूत, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी कैसी है आपको भी पता है जी। तो आप देश के किस कोने में, आप भी नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, त्रिपुरा में आपकी सदस्य संख्या घटी, और बाकी जो राज्य हैं वहां पे आप जहां के तहां विपक्षी दलों के साथ मिलकर आप सरकार में शामिल है, आप कह सकते हैं कि आप सत्ता में हैं, लेकिन जन समर्थन, जनादेश आपके पक्ष में है, ऐसा तो नहीं है। ये तो राजनीति शास्त्र का सामान्य विद्यार्थी इस बात को समझता है, ये तो कोई अर्थ साइंस है नहीं जिसको हम रज्जु शास्त्र से पूछना पड़े, तो सामान्य सा विज्ञान है ये, जो सबकी समझ बात आ रही है। तो आपके अब आपके पास लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास है कौन? वो ब्रह्मचारी जी, जिनके बदौलत आप वोट पाना चाहते हैं, वो छतरपुर वाले ब्रह्मचारी जी, जिसको लेकर के लोग आप बिहार में अभी तक घूम रहे थे आप, तो वह चेहरा आपके है जिनके बूते आप वोट लेना चाहते हैं या जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तो क्या आपको ये लगता है इतने 75 साल के इस लोकतंत्र में आपको ये लगता है कि एक ब्रह्मचारी जी सड़क पर निकलेंगे और वो कहेंगे कि राष्ट्र के हित में आप वोट दीजिए, तो आप वोट देने लगेंगे? इस देश की जनता वोट देने लगेगी? क्या इस देश के लोगों ने धार्मिक गुरुओं, कथावाचकों, धर्म की व्याख्या करने वाले लोगों के नाम पर कहने पर लोग वोट देते रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मचारी जी पहली बार कोई धर्म गुरु आए हैं। इस देश में धर्म गुरुओं की लंबी परंपरा है। मैं धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक गुरुओं की एक असर होता है, धार्मिक कथावाचकों का असर कब से होने लगा? तो ठीक है, अब इनके पास ये है, तो यह जमीन आएगी कहां से लौट के आपके पास? गवर्नेंस के नाम पर आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। नए भारत का आप निर्माण करने चले थे, उसकी प्रस्तावना तक आज तक नहीं दिखेगी 9 साल में। जो लोगों के मन में आक्रोश है उसका समाधान आपके पास नहीं है। इस देश की महिला पहलवान कई दिनों से धरना दे रही हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पता नहीं चल रहा कौन सुनता था, कौन कहता था और कौन उस पर ध्यान देता था। 1 साल तक यहाँ का किसान सड़क पे पड़ा रहा, उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं कि आप ये कह करके आए थे कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे। आपने ये कहा था कि हम कृषि लागत कम कर देंगे। आपने ये कहा था कि कृषि उपज का हम बेहतर विपणन करेंगे। आपने ये भी कहा था कि कृषि उत्पाद जो होंगे उनके बेहतर भंडारण की व्यवस्था करेंगे। अगर कहीं भंडारण की व्यवस्था हो गई हो तो जरा हमको भी बता दीजिएगा आप कहाँ हुई है, हम भी जाके देख लेंगे। आप बताते हैं अभी कि इतने IIT खुल गए, इतने IIM खुल गए, इतने डिग्री कॉलेज खुल गए, इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए। किन राज्यों में, किन जिलों में, किन गांवों में खुले हैं अगर बता दिया जाए तो हम भी जाके देख लें कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कौन कौन से भवन है, कौन कौन वहाँ पढ़ा लिखा रहा है और कौन कौन लोग वहाँ पढ़ लिख रहे हैं। शिक्षा की स्थिति हो गई कि आप लोगों की पहुंच के बाहर कर दिया आपने। स्वास्थ्य की स्थिति यह हो गई कि अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो जमीन और मकान बेचने की नौबत है। किसानों की स्थिति यह है कि उनके उपज का दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके लिए सामने अलग का संकट हो गया है। तो यह धार्मिक गुरुओं के माध्यम से अपनी जमीन कैसे बचा लेंगे? और यह बताता है, जिस तरीके से आप इन धार्मिक गुरु को लेकर के टल रहे हैं, यह बताता है कि आप अपनी जमीन बचाने के लिए आपके पास कोई राजनीतिक तरीका नहीं है, आपके पास कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं है, आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है राजनीतिक आधार, एक राजनीतिक दल के रूप में कि आप कैसे अपनी जमीन को बचा लें। आने वाले जो जो विधानसभा के चुनाव में क्या बताएंगे आप वहां पर? जी। अगर आप अपने लोक कल्याण की नीतियों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार तो बहुत बेहतर सरकार है। वहां
हमको लोगों ने बताया, हमको दीपक जी इसकी पुष्टि करेंगे कि अकेला राज्य था जिसने कोरोना काल में अपने लोगों को वहां से बाहर नहीं निकलने दिया, मजदूरों को उन कारखानों में रोके रखा, कहीं नहीं कहीं किसी को नहीं जाना है। ये वही राज्य है जिसने अपने राज्य की सीमा से किसी भी मजदूर को बाहर नहीं जाने दिया, कहा कि नहीं आप अपने जहां आप काम कर रहे हैं आप वहीं रुकिए, हम सब व्यवस्था करेंगे, और लोगों ने व्यवस्था की। अगर वहां की सरकार किसानों का गोबर खरीद करके उनको आर्थिक रूप से संपन्न मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, तो कौन सा आप लोग कल्याण कार्यक्रम की बात कर देंगे उनके विकल्प के रूप में? अगर वो सरकार लोगों के अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम कर रही है, तो क्या बता देंगे आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी डबल इंजन की सरकार आपकी है जो गैर डबल इंजन की सरकार राज्य सरकार से बेहतर काम कर रही है, जहां का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो, जहां रोजगार के अच्छे अवसर हो, जहां लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा हो, जहां सस्ती शिक्षा हो, जहां मुफ्त के स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। आपका तो कल ही खुल गई है आयुष्मान भारत की इसी कोरोना काल के दौरान। किस बिना पर आपकी जमीन बची रहेगी? खिसकने की बात छोड़ दीजिए, बची ही नहीं है आपके पास। कहां पे आप खड़े हैं तो आपको पता होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप किरण रिजिजू साहब का अवमूल्यन मत मानिए, उनको बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया गया है, उनकी योग्यता के अनुकूल उनको काम दिया गया। अभी तक के 2 साल खराब हुआ उनका, और इतना काबिल आदमी को अच्छा विभाग दिया गया, यहाँ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, गंभीर विषयों का अध्ययन अध्यापन करेंगे, और ये उनके साथ बहुत बेहतर स्थिति हुई है। और दूसरी चीज है कि अब तो जो राजनीतिक लड़ाई है आपके सामने है, कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने जो चुनौती, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं आपसे, अगर उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव में पांच नगर निगमों में मतदाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखता है, तो कौन सा राजनीतिक संदेश है ये? 5 नगर निगमों में 17 में से 5, और कम से कम 3 या 4 ऐसे नगर निगम हैं जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। यह कांग्रेस वह पार्टी है उत्तर प्रदेश में जिसका कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई झंडा ढोने वाला नहीं है, कोई बस्ता ढोने वाला नहीं है, कोई पोस्टर चिपकाने वाला नहीं है, कोई चंदा देने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस के साथ मतदाताओं ने यह किया है। तो मतदाताओं का रुख रुझान कैसे है, ये आपके सामने है। जी जी बिल्कुल।